हेलो बच्चों। बच्चों, पिछले वीडियो में आप लोगों ने डिटरमिनेंट चैप्टर में डिटरमिनेंट का प्रसार, उनके गुणधर्म और गुणधर्मों के प्रयोग से बहुत सारे डिटरमिनेंट्स को सॉल्व करना यानी सरल करके सिद्ध करना भी आपने देखा। बहुत सारे प्रश्न कराए गए आपको। बच्चों, इसी क्रम में चूँकि आपने आव्यूह और सारणिक दोनों का ही ज्ञान प्राप्त कर लिया और उससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्नों का भी आपने अभ्यास किया है, तो बच्चों आज हम सारणिक और आव्यूह दोनों का प्रयोग करके किसी दिए गए युगपत समीकरण के चरों का मान ज्ञात करना सीखेंगे। बच्चों, अगर आपने कोई एक युगपत समीकरण a1x + b1y = c1 और a2x + b2y = c2 ले लिया। अगर आपके पास चरों x और y के पदों में दो युगपत समीकरण दिए हों तो बच्चों आप जानते हो कि इसे हम आव्यूहित से a1 b1 a2 b2 ये द्वितीय कोटि का एक आव्यूह है x y और एक और ऊर्ध्वाधर आव्यूह c1 c2 द्वारा हम इन्हें लिख सकते हैं। ठीक, आप चाहें तो इसको देख लें बाय कैलकुलेट करके कि चूँकि ये द्वितीय कोटि का है 2 × 2 का, ये 2 × 1 का, तो जो उत्तर आएगा वो 2 × 1 का होगा, ये भी 2 × 1 का है। सो जो पहला तत्व होगा वो c1 के बराबर और जो दूसरा तत्व होगा इनके गुणनफल का वो c2 के बराबर। और पहला तत्व बच्चों आएगा क्या, इसके रो नंबर 1 इसके कॉलम नंबर 1 के संगत पदों के गुणनफलों का योगफल यानी a1x + b1y वो किसके बराबर होगा, c1 के बराबर। इसी प्रकार जो दूसरा तत्व आएगा है ना, वो आएगा a2x + b2y = c। अर्थात किसी दिए गए युगपत समीकरण को हम आव्यूह विधि में इस प्रकार लिख सकते हैं। बच्चों, अगर हम इसे कैपिटल A और इसे कैपिटल X मान लें और इसे आप कैपिटल B कर लीजिए। अगर कैपिटल A × कैपिटल X = कैपिटल B हो जाए, जहाँ कैपिटल A एक आव्यूह है जो इसे निरूपित करता है, कैपिटल X एक आव्यूह है जो इसे निरूपित करता है और कैपिटल B भी एक आव्यूह है जो इस आव्यूह द्वारा निरूपित होता है, तो यहाँ से हम x का मान कैसे निकालें। बच्चों, अगर हम दोनों पक्षों में A 1 का गुणा कर दें और चूंकि आपने देखा A 1 और A का मल्टीप्लाई करने पर I यानी तत्समक आव्यूह मिलता है, I और x ये हो गया A 1 B। I और x किसी आव्यूह में तत्समक आव्यूह का गुणा करने पर उत्तर वही आव्यूह ही प्राप्त होता है A 1, यानी A 1 और B का गुणा करने से जो आव्यूह मिलेगा उस आव्यूह और इस आव्यूह की जब हम तुलना करेंगे तो इस आव्यूह के पहले तत्व और दूसरे तत्व अर्थात x और y का मान है। परंतु बच्चों यहाँ भी कुछ शर्त होगी, चूँकि आपने पढ़ा था A 1 को हम लोगों ने लिखा था एडजॉइंट मैट्रिक्स A डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट A और मल्टीप्लाइड बाय B हो गया। आपको भली भांति पता है। अब यहाँ हमें कुछ शर्त देखने को मिलेगी। केस 1 पहला शर्त क्या है, इसे आप देखें। पहली शर्त क्या होगी बच्चों कि अगर ये ≠ 0 है, यानी A का डिटरमिनेंट अगर 0 नहीं है तो फिर हम इसका अद्वितीय हल प्राप्त करेंगे, अर्थात x का कोई एक मान मिलेगा, y का भी एक मान मिलेगा। इस कंडीशन को हम कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन, यानी संगत हल का एक हिस्सा ये क्या है, यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय। बच्चों, अगर केस 2 में A का डिटरमिनेंट 0 हो जाए तो फिर हमें ये देखना होगा कि एडजॉइंट A और B का गुणनफल कैसा है। अब इसमें भी दो केस A और B। बच्चों, अगर एडजॉइंट मैट्रिक्स A और B का जो गुणनफल आया वो 0
नहीं आया तो नो सोल्यूशन, और अगर एडजॉइंट ए और मल्टीप्लाइड बाय बी 0 आ गया तो मेनी सोल्यूशन, बहुत सारे हल, कोई हल नहीं और अद्वितीय हल। बच्चों ये केस 2 और केस सेकंड का बी पार्ट अगर मिला है तो इसमें मिलेगा अद्वितीय हल यानी हल है, और बहुत सारे हल यानी कि हल है, और जिन दशाओं में दिए गए युगपत समीकरण के हल प्राप्त होते हैं उसे हम सुसंगत हल यानी संगत हल, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, और जब हल नहीं मिलता तो उसे इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन के नाम से जाना। अर्थात बच्चों अगर ए का डिटरमिनेंट 0 आए तो फिर दो दशा एडजॉइंट ए और बी का गुणनफल देखेंगे। अगर गुणनफल 0 नहीं आया तो नो सोल्यूशन असंगत हल, और अगर 0 आया तो मेनी सोल्यूशन यूनिक सोल्यूशन। ए का डिटरमिनेंट 0 नहीं आया तो यूनिक सोल्यूशन, और द्वितीय हल, बहुत सारे हल यानी अनंत हल। इन दोनों स्थितियों को मिलाते हैं बच्चों को कहते हैं कंसिस्टेंट सोल्यूशन, और इस स्थिति को क्या कहते हैं इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन यानी असंगत हल। तो आपको मुझे लगता है ये याद हो गया होगा। यदि किसी दिए गए युगपत समीकरण को हम आव्यूह विधि में इस प्रकार लिखें और इस आव्यूह के संगत सारणी का मान 0 आए तो इसके एडजॉइंट मैट्रिक्स और आव्यूह बी का भी गुणा करेंगे। अगर वो भी 0 आया तो मिनी सोल्यूशन, 0 नहीं आया तो नो सोल्यूशन, और अगर इसके संगत सारणी का मान 0 के बराबर नहीं आया तो यूनिक सोल्यूशन, है ना बच्चों। तो इस क्रम में हम एक छोटा सा उदाहरण लेंगे, जरा इसको आप देखने का प्रयास करें। छोटा सा एक एग्जाम्पल लेकर इसको समझने का प्रयास करें। मान लीजिए एक समीकरण हो गया 2x + 3y = 5 और 2x - y = 1। ये दो समीकरण मैंने दे दिए। अब आपने कहा इन दोनों समीकरणों को लिखेंगे हम आव्यूह विधि से। समीकरण 1 और 2 को, समीकरण 1 व 2 को आव्यूह विधि में लिखने पर देखिए क्या मिलेगा। 2 3 2 - 1 ये हो गया बच्चों एक आव्यूह, दूसरा हो गया x y और तीसरा हो गया 5 इसको आप a मान लीजिए, इसको कैपिटल X, इसको b, सो कैपिटल A x = b, दैट मीन्स x = A इनवर्स b। ये रहा समीकरण नंबर 3। अब हम a का डिटरमिनेंट निकालेंगे। आप जानते हो जहाँ क्या क्या मिला बच्चों, a का जो आव्यूह था वो 2 3 2 - 1 हो गया, कैपिटल X बराबर आपको पता है x y हो गया, और कैपिटल B बराबर बच्चों क्या हो गया 5। अब इसका क्या करोगे आप, a का डिटरमिनेंट निकालो। क्यों निकालते हैं आपको बताया गया है। अगर a का डिटरमिनेंट 0 आया तो अव्युत्क्रमणीय नॉन सिंगुलर, और अगर इसका मान 0 नहीं आया तो सिंगुलर यानी व्युत्क्रमणीय। अब देखें इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, 2 3 2 - 1 गुणा कर लीजिए आप, -2 और -6 कितना आ गया बच्चों, -8 आ गया। -8 0 के बराबर नहीं होता, इसका मतलब जो आव्यूह A है वो व्युत्क्रमणीय है, दैट मीन्स A इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब आइए हम एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालें। बच्चों एडजॉइंट मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे, मिटा दें इसको, ऊपर वाला मिटा देते हैं। एडजॉइंट मैट्रिक्स के लिए आपको पता है चूँकि एडजॉइंट मैट्रिक्स जो होता है वो होता है ए के कोफैक्टर, यानी कि आप C11 C12 C21 C22 का परिवर्तक। जहाँ C11 क्या है बच्चों,
C11 आव्यूह ए के तत्व 2 का कोफैक्टर, C12 इसका कोफैक्टर है, C21 इसका कोफैक्टर है, C22 इसका कोफैक्टर, ठीक है ना। आइए देखा जाए इसका कोफैक्टर, दैट मीन्स अब हम यहाँ से C11 निकालने का प्रयास करेंगे। C11 निकालो, C11 क्या होगा, इसका कोफैक्टर क्या होगा, इसे छोड़ दीजिए, इसे छोड़ दीजिए, ये हो गया -1। चूँकि 1 और 1 2 प्लस था, सो इसके आगे प्लस का गुणा किए, -1 ही आ गया। C12 बताओ आप, 1 2 3 माइनस हो गया, 3 के नाते -1 का पावर i प्लस j, और जब C12 का निकालेंगे, इसे छोड़े ये 2 आ गया, सो आंसर मिला -2। और C21 बच्चों क्या होगा, 2 1 3, आड आने पर माइनस, इवन आने पर प्लस लेते थे। C21 ये हो गया, इसे छोड़ो माइनस, ये हो गया ये 3, सो उत्तर मिला -3। और C22 क्या होगा बच्चों, 2 2 4 यानी कि प्लस, इसे छोड़े हो गया 2, यानी उत्तर आया 2। और चूँकि आपने कहा था एडजॉइंट A इज इक्वल टू इतना, देयरफॉर एडजॉइंट A क्या होगा, इसका ट्रांसपोज होगा, -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, 2 होगा, और इसका ट्रांसपोज करोगे तो रो को कॉलम बना देंगे, -1 -2 इधर आ गया, -3 2। ट्रांसपोज आप जानते हो, किसी दिए गए आव्यूह की पंक्तियों को हम स्तंभों में परस्पर विनिमय। बच्चों ये मालूम हो गया। अब इसके बाद हम इसका किसमें गुणा करेंगे, डिटर्मिनेंट में भाग देंगे, यानी एडजॉइंट ए में अगर हम डिटर्मिनेंट ए का भाग देंगे तो हमें मिलेगा इनवर्स। चूँकि ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट, इसलिए ए इनवर्स बराबर बच्चों डिटर्मिनेंट ए हो गया -8, यानी एक में हमने -8 का भाग दे दिया, और ये आव्यूह हो गया -1 -3 -2 और 2। किसी आव्यूह में किसी अदिश का गुणा कैसे करते थे आपको पता है, किसी आव्यूह में किसी अदिश का गुणा जब करते थे तो सब में गुणा होता है। सो ये हो गया 1/8, इसका गुणा इसमें होगा 3/8, इसका गुणा इसमें होगा तो 2/8 यानी 1/4 हो गया, इसका गुणा इसमें दिए तो बच्चों आ गया -1/4। ये कौन सा आव्यूह मिला, ये एडजॉइंट ए का सहखंडज आव्यूह। अब इस सहखंडज में बच्चों हमको देखिए ये ए इनवर्स हो गया, ये ए इनवर्स प्राप्त हुआ में, सहखंडज कौन था, ये ए इनवर्स प्राप्त हुआ। ए इनवर्स में हम आव्यूह बी यानी कि 5 और 1 का गुणा करेंगे, जो मिलेगा वो क्रमशः समान होगा, वहाँ से हम x और y का मान निकालें। तो आइए, चूँकि आपने देखा समीकरण 3 क्या था बच्चों, समीकरण 3 आप एक बार ध्यान दें। समीकरण 3 से चूँकि आपने x बराबर कहा a इनवर्स इंटू b, इसलिए x y ये हो गया आव्यूह x, a इनवर्स आपने ये निकाला 1/8, 3/8, 1/4 -1/4, और दूसरा आव्यूह बच्चों है 5 और 1। आप एक बार देख लीजिए, आपने आव्यूह भी किसे कहा था, 5 और 1 को। अब आप गुणा कर लीजिए, रो देखिए इसका गुणनफल में कितनी कोटि होगी, ये 2 × 2, ये 2 × 1, उत्तर आया 2 × 1, यानी 2 रो 1 कॉलम, तो ये एक तत्व यहाँ आएगा, एक तत्व यहाँ आएगा। ये जो तत्व मिलेगा वो कैसे, पहले रो और पहले कॉलम के गुणनफलों का योगफल। तो ये हो गया 5/8 और ये हो गया 3/8, 8/8 यानी कि 1। अब चाहे तो गुणा कर लें, इसका गुणा इसमें करके, इसका गुणा इसमें करके जोड़ दिए तो 1 मिला। ऐसे यहाँ क्या आएगा बच्चों, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें करके जोड़ देंगे तो 5/4 -1/4 यानी 4/4। तो बच्चों ये 2 आव्यूह मिला, दोनों की कोटियाँ समान हैं, सो संगत तत्व बराबर होंगे, x बराबर 1 और y बराबर, अतः दिए गए युगपत समीकरण में x और y का मान आपने निकाला। ठीक बच्चों, इसी प्रकार आपको बहुत सारे प्रश्नों का अभ्यास करना है। बोर्ड परीक्षाओं के दृष्टिगत
आव्यूह से किसी दिए गए युगपत समीकरण को हल करके उनके चरों का मान ज्ञात करना लगभग आता है। तो इस तरह के प्रश्नों का आपको हम और अभ्यास कराएंगे अगली वीडियो में, और आपको स्वतः भी बहुत सारे अभ्यास करने चाहिए।